ये गया। गर्मी कहाँ लग रहा? गर्मी लग रहा? नहीं लग रहा। बिहार पुलिस का बैच हम बंद न कर दे, समझे? बंद कर देंगे। हाँ, पैसा लेके, बट पैसा काहे लेके बंद करेंगे? पागल अल्लाह क्या पढ़ा नहीं पाए, और पढ़ा नहीं पाए तो फिर मजा नहीं ना आता है जी। चलिए शांत। संघ और राज क्षेत्र देखिए, संघ और राज क्षेत्र अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संघ और राज क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 देता है, और भाग 1 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, ये हमें भारतीय संघ और राज क्षेत्र के विषय में जानकारी देता है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या जानना है। इसमें आपको सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 को जान लेना है, फिर इसके बाद राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जानना है, फिर भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है उसको जानना है, फिर भारत में राज्यों के पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान जो कई सारे आयोग का गठन हुआ है उन आयोगों को जानना है, और फिर जो है कुछ राज्य के नाम में परिवर्तन हुए हैं, कुछ राज्य के नाम में जो परिवर्तन हुए हैं उन सभी चीजों को जान लेना है। बस हो गया, यही सब चीज जो है इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है। तो अब सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक को आप जानिए कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। बात अगर अनुच्छेद 1 की करें तो अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 बात अगर अनुच्छेद 1 की करें तो जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह बात अनुच्छेद 1 कहता है। इस लाइन को अगर हम स्पष्ट करें तो यह जो लाइन है जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह लाइन हमें दो बात की जानकारी देता है। एक इस बात की हमें जानकारी देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, मतलब संविधान में भारत के लिए कौन से नाम का प्रयोग हुआ है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, यानी संविधान में भारत का क्या नाम है। और जानते हैं पूरे संविधान को आप पढ़ लीजिए, पूरे संविधान में भारत के लिए या तो इंडिया नाम आया है या भारत, इंडिया या भारत, तीसरा कोई नाम नहीं आया है। जबकि भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, इन नामों से भी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इन नामों से भी हाँ ठीक है, हाँ ठीक, इन नामों से भी भारत को जाना जाता है। लेकिन संविधान में भारत का नाम क्या है, इंडिया या भारत, दूसरा कोई भी नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 1 हमें यह जानकारी देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, और अनुच्छेद 1 ही यह कहता है कि भारत का संवैधानिक नाम संविधान में 2 है, एक तो इंडिया है और दूसरा आपको भारत, एक इंडिया है और दूसरा आपको भारत।
दोनों में से दोनों ही भारत का संवैधानिक नाम है। कहीं पर इंडिया शब्द का जिक्र है तो कहीं भारत शब्द का जिक्र है। और दूसरी जानकारी यह अनुच्छेद हमें यह देता है कि जो भारत है यह राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का, यानी कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ अस्तित्व में आया है। समझ गए? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और पूछा जाता है आपसे भारत क्या है, आपसे पूछा जाता है भारत क्या है? राज्यों का। उसमें ऑप्शन में बहुत कुछ रहता है, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो ऑप्शन में बहुत कुछ रहता है, लेकिन उसमें उत्तर होगा भारत राज्यों का। कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ अस्तित्व में आया है। और यही कारण है कि कोई भारतीय राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। जैसे अगर पश्चिम बंगाल चाहे कि वो भारत से अलग हो जाए, कभी अलग नहीं हो सकता है। बिहार चाहे भारत से अलग हो जाए, कभी अलग नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश चाहे भारत से अलग हो जाए, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कोई भी भारतीय राज्य भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। इस बात को एकदम दिलो दिमाग में आप बैठा लीजिए। कोई भी भारतीय राज्य भारत देश से कभी अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तथा जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित किया जा रहा था। भारत को जब एक राष्ट्र के रूप में निर्मित किया जा रहा था तो सभी राज्यों के साथ सहमति बनाई गई और इस बात की सहमति बनी कि कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता, किसी सिचुएशन में नहीं, कुछ भी हो जाए। जैसे भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है, कोई मुंह रगड़ करके मर जाए, कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से कोई भी भारतीय राज्य कभी भी किसी भी सिचुएशन में ममता बनर्जी मुंह रगड़ के मर जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए? तो ये बात है, तो याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 2, ये तो अनुच्छेद 1 की बात हुई। अब अनुच्छेद 2, जैसे कभी कभी कुछ नेता कहता है, विशेष तौर पर चुनाव के दौरान जो है वोट का ध्रुवीकरण करने को लेकर, हिंदू मुस्लिम करने को लेकर जो है कहेगा कि ममता बनर्जी तो अपना अलग राष्ट्र न बना ले, अलग देश न बना ले। तो ये सब कभी संभव, ममता बनर्जी जैसी हजारों आएगी जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जानते हैं ये जो डोमिसाइल नीति है बिहार शिक्षक वाला, हम इसका विरोध करते हैं। कहिए क्यों विरोध करते हैं? देखिए बिहार में तो ऐसे ये गरीबी है कि ना? बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरा जगह जाता है। देखिए हम कोटा में रहते थे, कोटा में साइकिल रखते थे, साइकिल से जाते थे कोचिंग, थोड़ा दूर था रूम। तो साइकिल जो है एक रोज पंचर हो गया था, तो साइकिल पंचर ठीक कराने के लिए गए थे। तो जो पंचर ठीक करवा रहे थे वो बिहारी था, समझे? बिहारी था वो। नहीं फ्री में नहीं खोले, फ्री में करता भी तो थोड़े करवा लेते हैं, ठीक है। वो रोजगार कर रहा है, 2 पैसा है उसका, तो कैसे क्या बात करते हैं आप, समझे? तो बताइए बिहार के लोग रोजगार के लिए राजस्थान जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो अरे सुनिए ना, आप लोग सुनते हैं ये ना? तो डोमिसाइल नीति जो है ना, देखिए और सब राज्य में लागू है ना जी। हम तो कहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, बिहार के भीतर हर भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए, पहले बिहारी को मौका मिले, समझे? और बिहार में कुछ है जी, दूसरे राज्य सब में तो उद्योगों है कि लोग उद्योग में काम करके खा लेगा, बिहार में कुछ है? कुछ नहीं है बिहार में, समझे? ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, समझे? इसलिए ये सब नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये करने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं। देखिए अपना घर खुशे न, अपना घर मतलब बिहार के नीतीश सरकार से जो है बिहार के लोग खुश है। जब अपना घर खुशे न है तो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे बताइए? बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, समझे? और जानते हैं डोमिसाइल नीति का हर बिहार वासी को विरोध करना चाहिए, एकदम विरोध करना चाहिए। का है बिहार में टैलेंट ना है का?
वो जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोलता है बिहार में टैलेंट न है, इतना दिन से नीतीश कुमार और लालू यादव का शासन रहा है, 30-32 साल से क्या कर रहा था? शिक्षा में काहे इतना पैसा खर्च किया है? टैलेंट न है बिहार में, एक से बढ़कर एक टैलेंट है। बिहार में टैलेंट का कोई कमी है जी? कोई कमी नहीं है। सब चीज को हटा करके कंपटीशन लागू कर दे। जैसे दरोगा में कंपटीशन होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन कंपटीशन कर दे। बिहार में कमी है टैलेंट का जी? बताइए, एकदम टैलेंट का कमी नहीं है, समझे? तो ये सब जानते हैं। संशोधन पे संशोधन, बिना तैयारी का वो नोटिफिकेशन आया है, बिना तैयारी का नोटिफिकेशन वो आया है, जब जो मन हो रहा है लागू कर दे रहा है, समझे? तो अजीबो गरीब हाल है। और आप लोग प्रयास कीजिए कि इस बार जो है डोमिसाइल नीति और आंदोलन को समर्थन दीजिए महाराज, समझे? कल तो ठीक ठाक हुआ है, आगे कभी आंदोलन होगा जाइएगा आप लोग भी, समझे? जब भी है आंदोलन को समर्थन दीजिए आप लोग, देना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। आगे आइए, अनुच्छेद 2 देखिए। बात अगर अनुच्छेद 2 की करे तो जो अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार, नए राज्यों का भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार भारत की संसद को है, भारत की संसद को है। अनुच्छेद 2 यह कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप मानचित्र पर आएंगे, भारत के मानचित्र पर आएंगे, ये भारत है। भारत में नए राज्यों को प्रवेश दिलाना है। जैसे मान लिया जाए कि नेपाल के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, या म्यांमार के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना, बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, श्रीलंका के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, चीन के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है। हल्ला मत कीजिए, अरे हल्ला मत कीजिए, समझिए ना महाराज, ठीक है? तो किसी भी क्षेत्र को भारत में अगर प्रवेश दिलाना है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत दिलाया जाता है, और अनुच्छेद 2 के तहत दिलाता संसद है, और संसद साधारण बहुमत से दिलाता है, संसद अपने साधारण बहुमत से दिलाता है। तो नए क्षेत्रों को भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत भारत का संसद दिलाता है, यही बात अनुच्छेद 2 कहता है। और अगर मान लिया जाए पाकिस्तान के लाहौर को जीतकर भारत में मिला लिया गया, तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, समझ गए? भारत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ना जी? होगी। अब इसके बाद आइएगा अनुच्छेद 3। अगर बात आप अनुच्छेद 3 की करेंगे तो जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 की अगर हम लोग बात करें तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो या किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में कमी हो, क्षेत्रफल में कमी हो, क्षेत्रफल में कमी हो, ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, क्षेत्रफल में कमी, ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। और ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत करता है भारत की संसद।
और भारत की संसद ये सब काम साधारण बहुमत के तहत करता है, साधारण बहुमत के तहत करता है, साधारण बहुमत के तहत करता है। और अनुच्छेद 2 के तहत भी जो नए राज्यों का भारत में प्रवेश भारत की संसद दिलाता है वो भी साधारण बहुमत के आधार पर ही। कौन बहुमत के आधार पर? साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के आधार पर दिलाता है। समझ गए? तो अब समझिएगा आप अनुच्छेद 3 को यहां पर मानचित्र पर, जैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ, मतलब उत्तराखंड नामक नए राज्य का गठन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ, झारखंड का गठन हुआ मतलब नए राज्य का गठन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, यानी छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य का गठन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। तो एक बात बताइए, अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्य का गठन हो रहा है, तो क्या इससे क्षेत्रफल में कोई वृद्धि होगा जी? हाय, ये तो आंतरिक परिवर्तन ना है जी, आंतरिक परिवर्तन ना है कि मतलब एक राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य हम गठित कर ले रहे हैं, ये तो आंतरिक परिवर्तन है। इससे तो क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में अंतर है। अनुच्छेद, बहुत विद्यार्थी को लगता है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 एक ही है। जब आप जाकर के पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, आप जब कोई बुक पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा अनुच्छेद 2 भी तो वही है, 3 भी तो वही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अनुच्छेद 2 किसी नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश, और अनुच्छेद 3 और यानी उससे होता है बाहरी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, और अनुच्छेद 3 आंतरिक परिवर्तन, यानी भारत के ही किसी बड़े राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण कर देना। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद जैसे कि आज जिसे आप कर्नाटक कहते हैं उसे पहले मैसूर कहा जाता था, तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। आज जिसे आप तमिलनाडु कहते हैं उसे पहले मद्रास कहा जाता था। आज जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं उसे पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। आज आप जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। आज आप जिसे उत्तराखंड कहते हैं उसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था, उत्तरांचल कहा जाता था। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं नाम में, ये सब भी काम अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं। इसके बाद आप सुने होंगे, हाल फिलहाल का ये उदाहरण है, आप ये बात सुने होंगे कि 2019 में हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया, जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। तो ये जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, ये अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद। तो भारत के भीतर आंतरिक तौर पर, सीधा याद रखिए, भारत के भीतर आंतरिक तौर पर राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में जो कोई भी परिवर्तन होता है, अनुच्छेद, तो ये जो जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, ये तो भारत के भीतर आंतरिक परिवर्तन न हुआ जी, भारत के भीतर आंतरिक परिवर्तन हुआ। और जब भारत के भीतर ये आंतरिक परिवर्तन हुए तो कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत हुए होंगे। और दूसरी बात, एक बात और आप सुने होंगे कि पहले दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, हाँ या ना? दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने दोनों को मर्ज किया, दोनों को मर्ज किया और दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यह भी आंतरिक परिवर्तन ही है। तो यह भी आंतरिक परिवर्तन कौन अनुच्छेद के? अनुच्छेद। मतलब भारत के भीतर किसी राज्य का जो पुनर्गठन होता है, कौन अनुच्छेद के तहत? किसी राज्य से राज्य का दर्जा छीना जा सकता, कौन अनुच्छेद? किसी 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक बनाया जा सकता, कौन अनुच्छेद? तो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कौन अनुच्छेद के तहत? दादर नगर हवेली दमन और द्वीप को एक किया गया, कौन अनुच्छेद? आए अनुच्छेद। बात समझ में आया? इसके बाद आगे अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद, क्या हुआ?
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं, वे परिवर्तन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। 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 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होगा वे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। वे इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर हुआ है, और साधारण बहुमत के आधार पर हुआ है, इसलिए वे संविधान संशोधन बात समझ में आया? ये बात है, समझ गए? तो याद रखिएगा, यही है अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक। अब सॉरी 1 से लेकर के 4 तक, सॉरी 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है? तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हुआ। अब पहले इसको याद कर लेते हैं। आइए यहां तक याद करते हैं, ठीक है? संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग? संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग? भाग 1। कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 1 से। कौन अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ? आए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत का संवैधानिक नाम क्या क्या है? इंडिया। और भारत किसका संघ है? भारत किसका संघ है? किसका संघ है? नए राज्यों का प्रवेश भारत में दिलाने का अधिकार संसद को है। कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? नए राज्यों को भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार किसे है? किसे है? आए किसे है? नए राज्यों का भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार किसे है? किसे है? और संसद ये काम कौन अनुच्छेद के तहत? कौन बहुमत के आधार? कौन बहुमत के आधार पर? नए राज्यों का गठन कौन अनुच्छेद? नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्लियर है? भारत में आंतरिक तौर पर राज्यों का पुनर्गठन, आए अनुच्छेद 3 9। और ये भी काम कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? किस बहुमत के आधार? किस बहुमत के आधार पर? और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन है वे संविधान संशोधन। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन है वे संविधान संशोधन। क्लियर है? आए क्लियर है ना? याद हो गया ना? हाँ ठीक है। सुनिए, सुनिए बता देते अभी है, सुनिए ना, जाइएगा ना। देखिए आपको जो है आगे जो है क्या बोल रहे थे? हाँ आगे है, किसी का रेटिंग बढ़िया बैठता है जी? कोई लड़का या लड़की जिसका रेटिंग बढ़िया बैठता है, जो पॉलिटी 2 बार 3 बार पढ़ी है पॉलिटी जी? आप ही लिख करके हम नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? बकलोल में कोई लड़का है जी? है क्या ना? अच्छा सुनिए, अनुसूची वाला जो है, सुन लीजिए ध्यान से। अनुसूची वाला हम टाइपिंग कर बना हुआ है। हाँ अनुसूची वाला बना हुआ है तो टाइपिंग हुआ है। हाँ एप्लीकेशन सॉरी टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। देखिए जो अनुसूची है जो आपके नोट में ना है वो हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे डलवा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। समझ गए? है तोरी के सुनिए न हो। और देखिए अगले रविवार को संभवतः आपका क्लास नहीं होगा। काहे नहीं होगा बता दे रहे हैं।